हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि हमारे देश की या फिर किसी देश की सेहत कैसी है, कोई देश कितना अमीर है या फिर कोई देश कितना गरीब है। और साथ में किसी भी देश की नीतियों के निर्धारण में हमें इसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जीडीपी के बारे में, कि वास्तव में जीडीपी होता क्या है। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होते हैं, सबसे पहले मैं वही पॉइंट्स बता देता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, समझाऊंगा बाद में, लेकिन समझ लीजिए कहाँ कहाँ पे। मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चे एक मिनट दोस्तों, ये कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। एक तो जीडीपी को लेकर कंफ्यूजन होती है, साथ में जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है और एनएनपी क्या है। ठीक है, साथ में एक वर्ड आता है एनएफआईए। इसके बाद एक होता है डोमेस्टिक बाउंड्री। ठीक है, डोमेस्टिक बाउंड्री। ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसमें लगभग मैक्सिमम दोस्त हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। खास करके जब जीडीपी और जीएनपी की बात होती है तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं कि किसको जीडीपी बोलते हैं और किसको जीएनपी बोलते हैं। और जब एनडीपी और एनएनपी की बात आती है तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। और जब यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो अक्सर बच्चे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सारे टर्म्स को इस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके समझेंगे। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग ये क्लास करने के बाद कभी भी आगे से इनमें कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो मैं एक बात पहले बता दूं, जब हम ये जीडीपी पढ़ेंगे तो जीडीपी पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें, कुछ इसके जो बेसिक्स बातें हैं वो समझने की जरूरत है। जैसे हम इसमें एक वर्ड यूज करेंगे जी, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो जो डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक बाउंड्री मैंने नीचे लिख रखा है ना, तो पहले आपको डोमेस्टिक का मतलब समझना पड़ेगा। ऐसे जीएनपी में जो एन यानी कि जो नेशनल लिखा हुआ है यहाँ पे, नेशनल। ठीक है, इस एन का मतलब होता है नेशनल। तो आपको यहाँ पे इस नेशनल का मतलब समझना पड़ेगा। जब आप ये डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंशिएट करना समझ जाओगे, दोनों में क्या अंतर है ये समझ जाओगे, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस आराम से क्लास कीजिए और देखिएगा क्लास के एंड होते होते आपको इतने सारे टर्म्स में फिर शायद किसी भी लेवल का क्वेश्चन बना दे। अगर इन कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोग गलती नहीं करोगे, फुल कॉन्फिडेंस में वो सही करके आओगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक टर्मिनोलॉजी को इसमें समझाता हूं और फिर देखिए कितना मजा आने वाला है आज क्लास में। अभी मैं देखो, मैंने बोला ना पहले जीडीपी को नहीं समझाऊंगा, जीडीपी के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे मैंने बोला डोमेस्टिक है, तो जो डोमेस्टिक वर्ड आया है इसका भी मतलब समझना है हमको, क्योंकि यही बेस है। और मेरे कुछ दोस्त बोलेंगे सर हमको तो पीडीएफ कहां से मिलेगा, अभी से भी डाउट आने लगा होगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों, देखो पीडीएफ ऑलरेडी तैयार है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ से करवा नहीं रहा हूं, तो आपको यहां घबराने की जरूरत नहीं है कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको क्लास कर रही है। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड यूज किया था वो क्या था, जीडीपी। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए जीडीपी, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं ताकि इसमें से एक एक वर्ड को मैं तोड़ के उसका मतलब समझा सकूं। ठीक है, और फिर जब सबका लिखूंगा तो आप अंतर कर पाओगे। ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं जीएनपी की। ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मैं आप लोग को एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, इससे कैसे अंतर आ जाता है। ठीक है, और ग्रॉस का भी मतलब मैं समझाऊंगा।
इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट किसे बोलते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है जी। इसके बाद फिर कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोग का, एकदम आराम से सुनिए तसल्ली से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वह है एनडीपी, ठीक है। यहां पे होता है नेट, यहां पे जो एन लिखा उसका मतलब होता है नेशनल, और जो यहां पहले एन लिख दिया गया उसका मतलब होता है नेट। अब नेट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, एक एक वर्ड अच्छे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास एक और आखिरी बचा हुआ है, और आखिरी को मैं किस कलर से लिखूं को आप लोग को दिख जाएगा, दिखेगा तो बताना, नहीं दिखेगा तो भी बताना आप लोग, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसमें देखिए ये यहां पे दो जगह पे ग्रॉस वर्ड यूज किया गया है और बाकी दो जगह पे नेट वर्ड यूज किया गया है। अब जरा सोच लीजिए, अगर आप लोग को ग्रॉस और नेट में अंतर पता रहेगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना। कहीं कोई एग्जांपल दे दिया तो आप इस ग्रॉस से और नेट, इन्हीं दोनों वर्ड को देखकर ही कंफर्म कर लोगे कि इसके आगे मुझे ग्रॉस लगाना है या फिर नेट लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर कर पा रहे हो तो फिर आप ये बता पाओगे कि वो ग्रॉस डोमेस्टिक है या फिर ग्रॉस नेशनल है, यानी कि जीडीपी है या फिर जीएनपी है, ये बता पाओगे, ठीक है। और जब आप डोमेस्टिक और नेशनल में अंतर करना समझ जाओगे और मैंने नेट को भी समझा दिया कि नेट किसे बोलते हैं, तो फिर इन दोनों को ऐड करके आप लोग इसको भी डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन एनडीपी है और कौन एनएनपी है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब एक एक शब्द, जैसे मैंने बोला है ग्रॉस, अब समझते हैं ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। आप समझते हैं ग्रॉस और डोमेस्टिक क्या होता है। अब एक टर्म ले रहा हूं मैं, वह जीडीपी, जीडीपी फुल फॉर्म फिर से लिख दूं, चलो लिख दे रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अभी भी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में सबके लिए सही रहे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है शकल। देखिए ये जो शकल लिखा है इसका मतलब होता है संपूर्ण, ये फेस वाला शक्ल नहीं, ठीक है। इसका मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा आप बोल सकते हो, संपूर्ण में लिख रहा हूं, संपूर्ण। इसके बाद यहां पे एक वर्ड लिखा गया है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। एक मिनट देखो ये क्या हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। चलो, संपूर्ण और डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, घरेलू। घरेलू को ही मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स में कहीं कहीं पे भौगोलिक। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इसमें जैसे हिंदी वाले बच्चे भी होंगे और इंग्लिश वाले भी बच्चे होंगे, तो दोनों लोगों को समझ में आए, इसीलिए मैं दोनों कर रहा हूं, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, और हम इकोनॉमिक्स में जब बात करेंगे तो उत्पाद को हम क्या बोलेंगे, हमेशा अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद। अब अंतिम उत्पाद क्या होता है, उत्पाद और अंतिम उत्पाद में क्या अंतर है, ये भी मैं समझाऊंगा एकदम एग्जाम्पल के साथ। मतलब जितने सारे मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूं ना, इनका मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा आप लोग के सामने, ठीक है, कि मतलब कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इनको लेकर। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कोई पूछ ले सन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलते हो सूरज, ठीक है, या फिर सन का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों में अंतर कर पाते हो ना। ऐसे यहाँ पे इतना आसान कर दूंगा मैं आप लोग के लिए कि मतलब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब समझते हैं जो हमारे पास एक वर्ड लिखा गया है ग्रॉस, ठीक है। अब आते हैं वर्ड ग्रॉस पे, जिसका हमने क्या बताया था, मतलब शकल। शकल का मतलब ये होता है क्या,
संपूर्ण यानी पूरा पूरा। अब हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ उत्पादन कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं क्या एक कार बनाने वाली कोई कंपनी है, एक एग्जांपल के लिए कार बनाने वाली कंपनी, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। अब ये कंपनी कोई सी भी हो सकती है, मैं यहां किसी स्पेशल कंपनी का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक बड़ा सा सेटअप बनाया, मतलब एक फैक्ट्री बनाई जहां पे वो कार की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ठीक है। और जो सेटअप बनाई है, सेटअप जिसने अपना पूरा सेटअप बनाया है, सेटअप बनाने का जो खर्च आया है, सेटअप बनाने में जो खर्च आया है, मैं मान लेता हूं, छोटी रकम मानता हूं, वो मैंने मान लिया कि है 10 करोड़, ठीक है। मतलब 10 करोड़ रुपए से, ये बहुत छोटी रकम मैंने लिखी समझाने के लिए, तो आप लोग को ये नहीं समझना कि 10 करोड़ में ये सारा मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि एक सेटअप बनाया उस कार बनाने वाली कंपनी ने 10 करोड़ रुपए का, एक साल में उसने उत्पादन कितने के कर दिया, एक साल में मान लेते हैं उसने जो कार बनाया, ठीक है, कुल कार का उत्पादन, अब मैं मान लेता हूं कि उसने जो भी कुल कार का उत्पादन किया है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसने 20 करोड़ की कार बना दिए टोटल। अब जितने भी कार बनाए, संख्या से मतलब नहीं है हमको, उसके पैसे से यानी उसकी वैल्यू से मतलब है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि इसने जो कार बनाया कुल कितना उत्पादन कर दिया, 20 करोड़ का एक साल में। मतलब साल के आखिरी में जब कैलकुलेशन किया गया तो उसने देखा कि जो कुल कार का उत्पादन हुआ वो 20 करोड़ का, उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 10 करोड़, उत्पादन कितने का हो गया, 20 करोड़ का। अब ध्यान ये रखना कि साल भर तो मशीन चली ही चली है, ठीक है। और जब साल भर मशीन चलेगी तो उसमें क्या होगा मेरे दोस्त, कुछ टूटेगा सामान, कुछ घिसेगा सामान, ठीक है, तो कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, ऐसा होता है कि नहीं। यानी कि ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो ये 10 करोड़ का जो उसने मशीन का सेटअप बैठा रखा है, अब एक साल बाद उस मशीन की जो वैल्यू होगी वो 10 करोड़ ना होके कुछ घट जाएगी। जैसे हम लोग नई नई साइकिल लेते हैं, फिर नई नई बाइक लेते हैं, तो एक साल बाद उसका रेट जब हम बेचते हैं तो कुछ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ घिसावट हुई है, ठीक है, मेंटेनेंस होती है ना, वही सब। तो इसमें मैंने मान लिया कि घिसावट, और घिसावट को इकोनॉमिक्स बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका मतलब क्या होता है, घिसावट। और आप लोग हिंदी में सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि इसको बोलते हैं टूट फूट। जो मशीन साल भर चली है उसकी वैल्यू कम हुई है, इंजन घिसा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं अब जो ये 10 करोड़ की थी, एक साल बाद अगर ये इसको बेचना चाहे, मान लेते हैं, तो हो सकता है ये कितना हो जाए, 8 करोड़ का। तो मैं घिसावट यहां पे लिख रहा हूं कि 2 करोड़ रुपया घिसावट में खर्च हो गया, ठीक है, 2 करोड़। अब आपको ये पूरी इंडस्ट्री समझ में आ रही है कि एक इंडस्ट्री मैंने लगाया 10 करोड़ का, उसने जो कार बनाए उनकी पूरी वैल्यू है 20 करोड़, लेकिन एक साल चलने की वजह से 2 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई। तो अब इसका अगर देखा जाए, अगर कोई पूछे इसकी वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 8 करोड़, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। अब ग्रॉस, देखिए जब ये ग्रॉस जो वर्ड है, पहले तो ग्रॉस ही समझ लेते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है सकल या संपूर्ण। सकल या संपूर्ण का मतलब होता है जो हमारे पास वैल्यू है हम उसी को लेंगे जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है उत्पादन वाली, मतलब 20 करोड़। उसमें क्या टूटा है, क्या घिसा है, क्या नुकसान हुआ, ये सब हम नहीं देखते, ठीक है। तो कभी भी जब उत्पादन में हमने टोटल वैल्यू को देखा, जो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन आता है, घिसावट यानी जो टूट फूट गया है, इसको इग्नोर कर जाए, अगर हम इसको हम ध्यान में ना रखें कि हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है, हम सिर्फ अपनी टोटल वैल्यू को देखें, तो फिर उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है ग्रॉस, ठीक है। और अगर हमने ये ध्यान दे दिया कि हमारा नुकसान भी हुआ है कहीं पे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो नुकसान वाले को अगर हमने ध्यान में रख के कुछ बोला
फिर जब हम निकालेंगे तो जरा सोचो, 20 करोड़ का तो हमने बना लिया था, लेकिन 2 करोड़ का नुकसान भी हो गया। तो सही सही में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ का ही फायदा हुआ है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 करोड़ का नुकसान भी तो हुआ, तो इसको भी देखना है। तो जब आप नुकसान को ध्यान में रख कर ये बताओगे तो उसको बोलेंगे नेट, और अगर आपने नुकसान को ध्यान में नहीं रखा, डायरेक्ट वही बता दिया, तो उसके लिए बोलेंगे ग्रॉस। ठीक है, तो अगर यहां से कोई नेट पूछ लेता, नेट, तो नेट आप कितना बताते? 18 करोड़। अब मुझे लगता है आप लोग को ये ग्रॉस में और जो नेट वर्ड है, इन दोनों में अंतर समझ में आया होगा। दोनों का संबंध उत्पादन से ही है। ग्रॉस में हमारा क्या लॉस हुआ उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टोटल कितना मैन्युफैक्चर हुआ, कितने वैल्यू का, कितने रुपए का, उस पर ध्यान देते हैं। जब हम नेट की बात करते हैं तो उत्पादन करने में जो हमारा नुकसान हुआ, हम मशीन का, जो मशीन हमारा घिसा पिटाया, जो उसकी वैल्यू कम हुई है, उसको हम टोटल वाले में से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि उतना अपना पहले रिकवर करेंगे हम 2 करोड़। ठीक है, और फिर देखेंगे कि उत्पादन पता चलेगा कितने का हो गया, 18 करोड़ का हो गया। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया ना कि ग्रॉस किसे बोलते हैं और नेट किसे बोलते हैं। हमारे पास 2 वर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया ना। ग्रॉस का मतलब सब कुछ जोड़ना है, और नेट का मतलब उसमें से जो हमारा लॉस हुआ पहले उसको रिकवर करना है, फिर देखना है कितना बचा उत्पादन में। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टर्म पे, जो कि हमारे पास क्या है। देखिए, अब मुझे लगता है ये आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा, देखिए एक साल में लेता हूं 2012, 2026 चल रहा है ना जी, तो 2026 लेते हैं, 25 और 26, 2025 से लेकर 2026। ठीक है, 2025 से लेकर 2026 यानी एक साल में एक साइकिल बनाने वाली कंपनी, छोटी सी साइकिल बनाने वाली कंपनी, अब इसके कारनामे देखिए, इसने क्या किया साल भर में। अपना जो मशीनरी लगाया, मैं मान लेता हूं 20 करोड़ का मशीनरी में जो खर्च किया वो था 20 करोड़। ठीक है, और साथ में जो उत्पादन किया उससे एक साल में, मतलब 2025-26 में जो उसने उत्पादन किया, ये मैं मान लेता हूं कि 35 करोड़ का किया, 35 करोड़ का उत्पादन किया। लेकिन एक साल मशीन पूरी चली है, तो फिर साथ में क्या होगा, डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट भी होगा, मशीन इसका टूटेगा फूटेगा। ठीक है, उसमें भी पैसा खर्च करेगा। मैं मान लेता हूं इसने घिसावट में 3 करोड़, 3 करोड़ का खर्चा हो गया। मतलब जो मशीन उसने लगाया था 20 करोड़ का, साल के अंत में 3 करोड़ का उसमें काम बन गया है। यानी कि एक्चुअल में अब इसकी 3 साल बाद वैल्यू कोई पूछे तो आप 17 बताओगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जीडीपी। अगर कोई ग्रॉस यहां पे पूछे और कोई पूछे नेट, अभी हम डोमेस्टिक और नेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रॉस और नेट समझा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ ले नेट बताओ इसमें, तो ग्रॉस तो आप बताओगे टोटल कितना हुआ है, 35 करोड़। ठीक है, अगर कोई नेट पूछ ले तो ग्रॉस में से ये घिसावट यानी डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। तो कोई नेट अगर पूछ ले तो 35 नहीं बताओगे, कितना बताओगे, 35 करोड़ में से 3 करोड़ अपना पहले रिकवर करोगे, तो आप लोग कितना बताओगे, 32 करोड़। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक साइकिल का एग्जांपल लिया, और हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में ऐसे हजारों लाखों सामानों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, और सबको ऐसे ही ग्रॉस में देखा जाता है और सबको ऐसे ही नेट में निकाला जाता है। वो कोई सी भी सामान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इवन जो एक सर्विस सेक्टर होता है जिसमें लोगों का ब्रेन ज्यादातर यूज किया जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ जो मशीनरी यूज, जैसे मान लीजिए कि ये सिस्टम मेरा पूरा यहाँ पे जो ये पूरा मशीनरी है, मैं आप लोग को एजुकेशन दे रहा हूँ, मेरे ब्रेन का काम है, लेकिन मैंने उसके लिए भी कुछ सेटअप बना रखा है। ठीक है, तो यहां से जो एक हमारा लास्ट में जो भी रेवेन्यू आएगा, जो जीडीपी का जो हिस्सा बनेगा, उसमें से अगर मैं ग्रॉस निकालूंगा तो मैं अपना इसका जो नुकसान हो रहा है, जो बिजली का बिल मेरा खर्च हो रहा है, वो सब नहीं ऐड करूंगा, मतलब वो सब नहीं देखूंगा।
और अगर मुझे नेट निकालना होगा तो पहले मैं मेरा जितना खर्चा आया है पहले मैं उसको साइड में कर लूंगा, फिर देखूंगा साल के अंत में कितना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, फिर वो जीडीपी बनेगा, जीएनपी। ठीक है, तो ये वाली बात समझ आ गई। अब आते हैं अपने डोमेस्टिक पे, क्योंकि ग्रॉस और नेट मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि क्या होता है। अब देखते हैं डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है। डोमेस्टिक, देखिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे ना तब तक अंतर कर नहीं पाओगे। अब मुझे लगता है ग्रॉस और नेट में आप लोग अंतर कर सकते हो। ठीक है, अब डोमेस्टिक है, वीएस आप लोग बोल सकते हो नेशनल। दिखने में तो दोनों लग रहा है, डोमेस्टिक मतलब भी घरेलू यार और नेशनल मतलब देश से, मतलब दोनों सेम सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें जो देखी जाती है, इसमें देखी जाती है भौगोलिक सीमा और भौगोलिक सीमा। और जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इसमें यहां पे इसको ये भी बोला जाता है आर्थिक सीमा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो जगह का महत्व है। किसका महत्व है? जगह का महत्व है होता है, पहली बात। दूसरी बात, डोमेस्टिक में इस चीज का भी महत्व होता है कि जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस पे वास्तव में किस देश के गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, मतलब वहां की पॉलिसी कौन से देश की गवर्नमेंट बना रही है। फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे अब इमेज बनाता हूं, मान लेते हैं ये हमारा देश इंडिया है। चलो ये मैं मान लेता हूं मेरा इंडिया देश है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, मैं मान लेता हूं यहां पे एक कंपनी है एप्पल की। ठीक है, और यहां पे एक एम्बेसी है। ठीक है, यहां पे एक एप्पल की कंपनी और यहां पे क्या है, एक एम्बेसी है अमेरिका की, दोनों अमेरिका की हैं। ठीक है, अब यही से हम समझेंगे कि किसको डोमेस्टिक बोलना और किसको नेशनल बोला, तब आप लोग ये समझ पाओगे। जो मैंने बोला था ना जीडीपी, और एक मैंने बोला था जीएनपी, मतलब डोमेस्टिक और नेशनल। यही से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मैन्युफैक्चर वाला हिस्सा जीडीपी में आएगा और कौन सा जीएनपी में आएगा। ठीक है, देखिए ये कंट्री जो है इंडिया है, हमारा देश है, लेकिन जो यहां पे फैक्ट्री लगी है एप्पल की वो अमेरिका की है, यानी दूसरे देश की है। साथ में एक एम्बेसी भी है, वो भी दूसरे ही देश की है। ठीक है, अब जो एप्पल की कंपनी में काम करने वाले हैं वर्कर्स हैं। ठीक है, कौन? वर्कर्स। कौन कौन? मैं मान लेता हूं इंडियन है इसमें, और प्लस कौन है? अमेरिकन है। ऐसे जो एम्बेसी है, एम्बेसी में जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ये भी क्या है? इंडियंस हैं। मैं इंडियन को आई से लिख रहा हूं और प्लस अमेरिकन यानी कि अमेरिका से लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब अपने देश के हो सकते हैं और दूसरे देश के भी हो सकते हैं। इसमें भी अपने देश के हो सकते हैं और दूसरे देश के हो सकते हैं। अब देखते हैं दोनों में से कौन हमारा जीडीपी में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एप्पल की जो कंपनी दिख रही है जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट का रूल चलेगा, सारी पॉलिसी इस पे काम करेंगी। जो भी उत्पादन हो रहा है वो इंडिया के लिए हो रहा है। ठीक है, यहां के उपभोक्ता होंगे इंडिया वाले। अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो जो वहां से पैसा आएगा वो भी इंडिया में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि तो ये वाला जो रहेगा ये कहलाएगा कि ये हमारे पास डोमेस्टिक बाउंड्री यानी कि आर्थिक सीमा के अंदर है, क्योंकि यहां पे आर्थिक गतिविधि से जो लाभ हो रहा है वो भारत में हो रहा है, भारत के लिए हो रहा है, भारत के लोगों के लिए हो रहा है। दूसरा बात कर लेते हैं एम्बेसी की। एम्बेसी में क्या होता है, किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है वो, जैसे ये अमेरिका की एम्बेसी है लेकिन इंडिया में है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे इंडिया के गवर्नमेंट का रूल चलेगा, ऐसा नहीं है। ये जो एम्बेसी है वो अमेरिका के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगी, सारी पॉलिसी अमेरिका के अकॉर्डिंग बनाएगी। जमीन दिखने में तो इंडिया का लग रहा है लेकिन वास्तव में वहां पे जितने सारे पॉलिसीज बनेंगे, जो भी वहां पे कमांड सेंटर होगा, जो कुछ भी होगा, वो सारे का सारा अमेरिका के रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है,
तो जो इस तरह के क्षेत्र होते हैं वो बोला जाता है वो हमारे घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे देश की जो आर्थिक गतिविधि से उनका वहीं कोई संबंध नहीं है। जो भी ये काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? अमेरिका के लिए कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि जीडीपी, भले से ये इंडिया में है, लेकिन मैं पूछूं कि ये जीडीपी में कौन कौन शामिल होगा, तो आप लोग बोलोगे एप्पल की कंपनी का जो पैसा आएगा वो जीडीपी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये घरेलू सीमा में आता है। लेकिन जो ये एम्बेसी में जो सारा काम चल रहा है, वहां से जो भी पैसा, लोगों की जो सैलरी आएगी, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। ठीक है। तो जो जीडीपी में काउंट होने के लिए सिर्फ घरेलू सीमा देखा जाता है कि घरेलू सीमा में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला एप्पल की कंपनी घरेलू सीमा में आता है, वहीं अमेरिका की जो एम्बेसी है वो घरेलू सीमा में नहीं आता। मान लेते हैं कि आर्मी कैंप है, यहाँ पे एक आर्मी कैंप है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, मैं मान लेता हूं। ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की अगर आर्मी कैंप है तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगी। इंडिया में है लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट के रूल से उसको मतलब नहीं है। ठीक है। कुछ कूटनीतिक संबंध होते हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो जो ये आर्मी कैंप है वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के ही सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। ऐसे इंडिया का एम्बेसी हो सकता है अमेरिका में, हो सकता है रसिया में हो सकता है श्रीलंका में हो, जहां भी हो। तो जो इंडिया की एम्बेसी जो दूसरे दूसरे देशों में है, वहां पे जो लोगों की रेवेन्यू जनरेट होगी वो मानी जाएगी कि वो किसकी है? इंडिया की भौगोलिक सीमा के अंदर है। इसका मतलब दिख तो रहा है जमीन दूसरे देश में, लेकिन वास्तव में वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे कि घरेलू सीमा यानी आर्थिक सीमा क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे दूतावास, जिसको एम्बेसी बोलते हैं, जो दूतावास है। ठीक है। ये घरेलू सीमा का हिस्सा है। भले से दूसरे दूतावास दूसरे देश में खोला जाता है, जैसे इंडिया का दूतावास है तो अमेरिका में हो सकता है, रसिया में हो सकता है, चाइना में हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो इंडिया का ही घरेलू हिस्सा माना जाएगा। मतलब वो वाला जमीन का जो भी रेवेन्यू सैलरी जनरेट होगी वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी। ऐसे आर्मी कैंप चाहे किसी भी देश में हो। ठीक है। मैं आर्मी बेस लिख दे रहा हूं। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट चलते हैं, तो इंटरनेशनल फ्लाइट को मैं लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल फ्लाइट को मैं लिख रहा हूँ IF से। ठीक है। मतलब इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होते हैं वो भी। और जो हमारे पास EZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स का जो हिस्सा होता है, वहां से जो भी गतिविधियां हो रही है, जो रिसर्च निकाले, जो माइनिंग कर रहे हैं, मतलब मिनरल्स के नीचे से कुछ भी निकाले ना, या फिशिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें EZ में आती हैं। और EZ भी हमारा क्या माना जाएगा? भौगोलिक सीमा के अंदर। मतलब यहां से जितनी सारी गतिविधियां हो रही हैं वो सब के सब जीडीपी में काउंट होंगी। कौन काम कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, वो चाहे इंडिया के लोग हो चाहे अमेरिका के लोग हों, उनका पैसा हमारे जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। जैसे एप्पल की कंपनी में मैंने बोला देखो इंडियंस भी काम कर रहे हैं और अमेरिकन भी काम कर रहे हैं, तो दिमाग में ये नहीं लेके आना है कि सिर्फ इंडिया वालों का जीडीपी में काउंट होगा और अमेरिका वालों की सैलरी जीडीपी में काउंट नहीं होगी, तो गलत हो जाएगा। ये भौगोलिक सीमा के अंदर है तो काम करने वाले चाहे कहीं के भी हो जीडीपी में काउंट होंगे। लेकिन जब हम GNP की बात कर रहे हैं तो जो N का मतलब है वो है नेशनल। ठीक है। नेशनल का मतलब होता है वो उस देश का नागरिक होना जरूरी है। अब यहां जगह से मतलब नहीं है। ठीक है। नेशनल में क्या होता है? जगह से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे जगह से मतलब होता है कि वो हमारे भौगोलिक सीमा के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें जगह से मतलब नहीं है। जगह से मतलब नहीं होता। ठीक है। क्या होना चाहिए? देश की नागरिकता देखी जाती है। इसमें क्या देखी जाती है? नागरिकता। देश की नागरिकता का महत्व होता है। ठीक है। अब वो एम्बेसी कहां है इससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाएगा इसमें? जब हम नेशनल की बात करेंगे तो जगह देखना ही नहीं है, वो कि एम्बेसी है, आर्मी कैंप है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाया जाए? देश की नागरिकता। मतलब उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सब किस देश से बिलोंग करते हैं। जैसे
एप्पल की कंपनी में अगर बात करूं और मैं बोलूं जीएनपी, जीएनपी, ठीक है, तो एप्पल की कंपनी इंडिया में दिख रही है, लेकिन अब ये दोनों की सैलरी मतलब दोनों का जो रुपया है जीएनपी में नहीं आएगा, सिर्फ किसका ऐड किया जाएगा, इंडिया वालों का ऐड किया जाएगा, अमेरिका वालों का इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे एम्बेसी में भी इंडिया वालों का ऐड किया जाएगा, अमेरिका वालों का ऐड नहीं किया जाएगा। ऐसे हो सकता है कुछ इंडियंस हो जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहां भी काम करने वाले कुछ इंडियंस हैं और साथ में काम करने वाले क्या हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं। ठीक है, अगर यहां मैं पूछूं जीएनपी में किसका हिस्सा आएगा, वो चाहे एम्बेसी में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मतलब नहीं है। नेशनल में यही तो खास बात है कि कहीं भी काम कर रहे हो कुछ भी नहीं देखना हमको, हमको सिर्फ देखना वो किस देश के नागरिक हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ देश के नागरिक हैं, इंडिया वाले जो हैं वो जीएनपी में आ जाएंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो तो उनसे मतलब ही नहीं हमको, क्योंकि नागरिकता उनका ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि डोमेस्टिक यानी जब जीडीपी निकालते हैं तो क्या देखते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री देखते हैं, घरेलू सीमा देखते हैं, यानी आर्थिक सीमा देखते हैं। और जब जीएनपी हम बताते हैं तो फिर नेशनैलिटी देखते हैं, मतलब नागरिकता देखते हैं, वो किस देश के नागरिक हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अब सिंपल सा अगर वर्ड में पूछूं एक, चलो हाँ सिंपल सा एक वर्ड पूछ रहा हूं, देखो जीडीपी और ये हो गया जीएनपी। डी का मतलब ध्यान रखना डोमेस्टिक, और एन का मतलब क्या होता है, नेशनल। ठीक है, इंडिया का एक आदमी अमेरिका में काम कर रहा है, इंडिया का एक कर्मचारी, देख रहे हो ऐसे होता है गलती, एक कर्मचारी कहां काम कर रहा है, अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका में काम कर रहा है, लेकिन किस में काम कर रहा है, कंडीशन में दे जाऊं ये, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है समझना। अमेरिका में काम कर रहा है ना, कंडीशन नंबर 1 है फैक्ट्री में, किसमें काम कर रहा है जी, फैक्ट्री में। दूसरा मैंने कंडीशन काम दे दिया आर्मी बेस में, आर्मी बेस में। ठीक है, अब कंडीशन 1 में जैसे जो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो बताना है उसका जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। इसका जो रुपया है जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा है किस अमेरिका में, तो क्या वो जीडीपी में शामिल होगा। तो ध्यान रखना जब सामान्य फैक्ट्री में काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का वो भौगोलिक सीमा है, वो अमेरिका का भौगोलिक सीमा है, क्योंकि वो सामान्य फैक्ट्री है, वहां पे अमेरिका के रूल्स चलेंगे पूरे। ठीक है, तो क्या जीडीपी में शामिल होगा, तो आप लोग बोलेंगे जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो अमेरिका में है और ये भौगोलिक सीमा में नहीं आ रहा, पहली कंडीशन में जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि आर्मी बेस में काम कर रहा है, तो आर्मी बेस अगर इंडिया का है तो मतलब इंडिया की भौगोलिक सीमा के अंदर है। ठीक है, तो फिर दूसरा जो कंडीशन है वो क्या होगा, जीडीपी में, सॉरी जीडीपी में शामिल होगा। बात समझ में आ गई ना। मतलब कोई भारतीय अमेरिका में है, अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, तो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो आर्मी बेस में काम कर रहा है तो फिर जीडीपी में शामिल होगा। ये मतलब कंडीशन 1 के लिए और ये कंडीशन 2 के लिए है। ये जीडीपी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जीएनपी में। ठीक है, अगर अमेरिका की फैक्ट्री में काम कर रहा है, हमने बोला ना कि जब जीएनपी की बात करते हैं तो जगह से मतलब नहीं होता, सिर्फ ये देखा जाता है कि नागरिकता कहां की है। ठीक है, तो अब बताओ अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहा है तब भी वो भारतीय नागरिक ही है, मतलब कि क्या होगा, जीएनपी में शामिल होगा।
ठीक है, मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा है तो भी जीएनपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि वो भारतीय है। अगर आर्मी बेस में काम कर रहा है और वो भारतीय है तो फिर क्या होगा? जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आर्मी बेस में कोई ऐसा भी है जो इंडियन नहीं है, ठीक है, वो अमेरिकन है, तो अमेरिका वाला जो है वो फिर जीएनपी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेशनैलिटी क्या है? अमेरिकन है। बात समझ में आ गई? तो जब अमेरिका की बात करेंगे तो इसमें नहीं, लेकिन अगर कोई आर्मी बेस में काम कर रहा है तो अमेरिकन, ठीक है, और मैं पूछूं बताओ जीडीपी में शामिल होगा कि नहीं? ठीक है, तो फिर वो जीडीपी में आएगा। क्यों? क्योंकि जो आर्मी बेस होता है वो भौगोलिक सीमा होता है, और भौगोलिक सीमा में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति जीडीपी में का काउंट किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया जीडीपी और ये हो गया जीएनपी। मैंने एग्जांपल से आप लोग को समझा दिया और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी अगर कभी मान लो कि दिक्कत आती है तो आप लोग जब ये क्लास कर रहे होगे तो कमेंट में जरूर बोल देना कि सर ये वाला पॉइंट मुझसे रह गया। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि क्या है? एनडीपी। एनडीपी, ठीक है, और एक दूसरा था वो था एनएनपी। अब मैंने सारे पॉइंट्स जो था वो तो पहले ही समझा दिए हैं, जो एक एक छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके समझाऊंगा कि आप लोग को सब समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा अब टाइम नहीं लेना है। सबसे पहले ध्यान रखना है यहां पे इस एन का मतलब नेट होता है। ऊपर लिख दो जी नेट, और नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध। ठीक है, तो अगर पूरा लिखना चाहो तो इसको बोलते हो, जैसे पहले लिखा था सकल घरेलू उत्पाद, यहां पे हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, वो ये सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है इसमें। जैसे मैं जब आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा था तो मैंने बोला था जीडीपी में पूरा काउंट किया जाता है, और जीडीपी में से अगर हमने जो टूट फूट हुआ है उसको बाहर कर दें तो फिर जो बच रहा है वो कहलाता है एनडीपी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। एक मैंने एग्जाम्पल लिया, हाँ देखो, एक वर्ष में कुल पेन का उत्पादन मूल्य, ठीक है, मैंने मान लिया 7 करोड़। ठीक है, एक वर्ष में एक पेन बनाया किसी कंपनी ने 7 करोड़ रुपए की वैल्यू का, लेकिन अब ये एक साल में उसने जो मशीनरी यूज किया होगा उसका भी कुछ घिसावट हुआ होगा। मैं मान लेता हूं मशीन का घिसावट जो एक साल में मशीन, जो भी मशीन उसने यूज किया होगा, यूज तो किया होगा ना मशीन पेन बनाने के लिए, मशीन का घिसावट मतलब जो टूट फूट होता रहता है, ये सब जानते हैं कि ये सब चलता है मशीनों में। मैं मान लेता हूं ये हो गया 1.5 करोड़ रुपए का, मतलब साल भर चलाया तो इतने करोड़ का घिसावट हो गया। ठीक है, अब मैं यहां से पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को बताना हो जीडीपी, ठीक है, तो जीडीपी के मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, सकल का मतलब संपूर्ण उत्पादन जितना भी हुआ है, कितने का हुआ है जी? 7 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप लोग बताओगे ये जो हमारा नुकसान हुआ उसको पहले टोटल में से माइनस कर देना, फिर जो बचेगा वो बताना है। तो अगर कोई पूछ ले एनडीपी बताओ, एनडीपी, एनडीपी, तो फिर क्या बताओगे आप लोग? टोटल कितना है? 7 करोड़, और हमारा नुकसान कितना हो गया है? 1.5 करोड़ का। तो आप लोग कितना इसको बताओगे जी? 5.5
करोड़। बात समझ में आ रही है ना? तो ये हमारा हो गया 5.5 करोड़। अब एक चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला में हमने क्या किया, अगर कोई पूछे बताओ एनडीपी क्या होता है, तो आप लोग सिंपल सा बता सकते हो कि जीडीपी में से क्या माइनस करना है, घिसावट। और घिसावट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर अब कोई आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग सिंपल सा बता सकते हो ये फॉर्मूला कि नहीं बता सकते हो कि एनडीपी होता है जीडीपी में से आपको डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, मतलब जितना अपना नुकसान हुआ उसको भी निकाल लो पहले, फिर जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या होता है, एनएनपी, इसका मतलब होता है नेट। ये थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है यहां पे, इसलिए मैं इसको और विस्तार समझा रहा हूं। ये तो समझ में आ गया बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, नेट, और साथ में इस दूसरे वाले को क्या मतलब होता है, नेशनल। इसको मैं कलर बदलूंगा नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज होगे। ठीक है, और इस वाले का मतलब होता है नेशनल। अब समझते हैं कि जो लोग होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो जरा सोचिए कैसे पैसा कमाते हैं। इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन होते हैं, भारत के लोग विदेश में, मतलब भारत के लोग विदेश में काम कर रहे हैं। दूसरा, विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं। विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, दो ही कंडीशन बनता है, क्योंकि यहां पे नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि लोगों को देखा जाता है वो किस देश के हैं। ठीक है, तो नेट जब निकालेंगे तो हम देखेंगे भारत के लोग विदेश में भी काम कर रहे हैं और विदेशी लोग भारत में भी काम कर रहे हैं। अब मैं मान लेता हूं जो भारत के लोगों ने विदेश में काम करे वो एक साल में कितना रुपया दिए, मान लेते हैं एक साल में कुल जो विदेशी रुपया दिया उन्होंने कुल कमाया गया रुपया, जो ये भारत के लोग थे वो विदेश में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक साल में मैं मान लेता हूं कमाया 40 करोड़। ये जो डेटा मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, तो आप लोग कहीं गूगल पे जाके सर्च मत करने लगे, अच्छा जाओ चेक कर लेते सच में 40 करोड़ कमाते हैं, इससे बहुत ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा, विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कितना कमाते हैं, तो मैंने मान लिया विदेशी लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, मतलब ये एक साल में बाकी चीजें वही रहेंगी जैसे यहां पे लिखा हुआ है। ये मैं मान लेता हूं 60 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ध्यान रखना, इंडिया वाले जितना बाहर कमाते हैं किस हर एक तरीके से पैसा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ मिला के, ठीक है, जितना पैसा कमाते हैं, यहाँ पे सिर्फ काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ जो विदेश में मजदूर जाके काम कर रहे हैं, जितना भी सारा काम करते हैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर खुद जाके बाहर काम कर रहे हो, जैसा भी हो। ठीक है, मैं मान लेता हूँ सब कुछ जो विदेशी लोग इंडिया से कमा रहे हैं वो है 60 करोड़। ठीक है, तो अब मैं बोलूं बताओ इंडिया वालों का नेट कितना होगा, तो इंडिया वालों ने बाहर से लेकर आए 40 करोड़ कमा के, और घर से कितना चला गया 60 करोड़। तो इंडिया वालों को फायदा हुआ कि नुकसान, अभी भी देखा जाए तो 20 करोड़ का नुकसान हुआ, मतलब इंडिया के घर से 20 करोड़ रुपया और चला गया बाहर, और वो बाहर कोई उधार लेकर नहीं गया है, वो कमा के लेके गया, मतलब पैसे की कमी हुई है इंडिया में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई पूछे नेट बताओ, नेट, तो आप लोग यहाँ पे नेट कैसे बताओगे, 40 इंडिया वालों का और -60 विदेश वालों का, मतलब जो नुकसान हुआ वो कितने का हो गया, -20 करोड़। ठीक है, -20 करोड़ का नुकसान हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो नेट निकल के आई इसको बोलते क्या, अब ये समझ लेते हैं। इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है NFIA। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, NFI का
याद रखना ये नेट फैक्टर इनकम, देखिए ये फ्रॉम में अलग से लिख रहा हूं, वहां पे एफ लिखा नहीं, नहीं आप सोचो ये कहां से लिखे, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब विदेशों से हमें शुद्ध कारक आय कितना मिला, शुद्ध कारक आय जो विदेशों से मिला। ठीक है, तो विदेशों से कितना मिला, तो हम इसके लिए जो फॉर्मूला बताएंगे वो हम देखेंगे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हुआ, या फिर पैसा हमने कितना लेकर आया। हाँ, क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोर्ट और माइनस कर देंगे इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब हमने विदेश से कितना पैसा कमाया, सिंपल सी भाषा में इसको ये समझिए। ठीक है, और इंपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं NFIA। तो अगर कोई पूछे NNP क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे, NDP जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें क्या ऐड कर देना है, NFIA। अब मेरे बहुत से दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर वो तो माइनस में आ रहा था, फिर आप यहाँ प्लस क्यों लगाए हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यही सोच रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं, यह है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मान लेता हूं अपने देश का NDP जो है 60 करोड़ है। ठीक है, और जो इंपोर्ट करते हैं, मतलब इंपोर्ट ये हम करते हैं 30 करोड़ का, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब विदेश से पैसा आता है हमारे देश में, एक्सपोर्ट करने का मतलब समझ लो सामान या सेवा देना और बदले में हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मैं मान लेता हूं ये 22 करोड़ का करते हैं, 22 करोड़ का। ठीक है, तो अब जरा सोचिए एक बार इसमें क्या होगा। अब मुझे निकालना क्या है, NNP। ठीक है, तो NNP निकालने से पहले मैं क्या निकालूंगा, NFIA, और NFIA का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, दिख रहा ना। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं NFIA, एक्सपोर्ट कितने का हो रहा है, 22 का, और इंपोर्ट कितने का हो रहा है जी, 30 का। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो -8 करोड़। ठीक है, जो NFIA की वैल्यू है वो है -80, यही माइनस यहां पे जो आ रहा है। अब अगर कोई पूछे बताओ इस वाले को देखकर और बताओ NNP कितना है, NNP, तो आप लोग फार्मूला क्या लगाओगे, NDP कितना है, 60। अब ये तो प्लस में लगा दे रहा हूं पहले ही, ब्रैकेट लगा लेते हैं, NFIA कितना है, -8। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो होगा 60 प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, तो मिला जुला के कितना हो गया, 60 में से 8 गया, 52 करोड़। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो इस तरीके से हम लोग इसको मतलब कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं। और मुझे उम्मीद करता हूं कि ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि होता क्या है NFIA, होता क्या है NNP। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या समझा, यहां पे मैं समरी लिख दे रहा हूं। हमने जो समझा वो ये था, GDP क्या होता है, घरेलू सीमा के अंदर जो भी अंतिम उत्पाद हुआ हो। ठीक है, मतलब पूरे साल के आखिरी में जो भी जितना भी पैसा जनरेट हुआ हो, पैसा ही बोल सकते हो डायरेक्ट। इसके बाद हमने देखा फिर GNP, मतलब देश के निवासियों द्वारा, ठीक है, कितना उत्पादन हुआ, वो चाहे देश के अंदर हुआ हो चाहे देश के बाहर, यहां भौगोलिक सीमा से मतलब नहीं है। इसके बाद हमने देखा NDP,
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेलू सीमा के अंदर हो और साथ में उसमें से हमारा जो घिसावट हुआ था, जो टूट फूट हुआ था, उसको हमने पहले रिकवर कर दिया, यानी साइड कर लिया, फिर देखा कितने का उत्पादन हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने साथ में ये भी देखा एनएनपी, सॉरी मेरे दोस्त ये क्या कर दिया मैंने, चलो ये हो गया एनएनपी। ठीक है, नेट भी हो और नेशनल भी हो। ठीक है, नेट भी और नेशनल भी मतलब देश के लोगों द्वारा शुद्ध रूप से कितना इनकम जनरेट हुआ, कितने वैल्यू का उत्पादन हुआ। इसमें हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारे इंडिया वालों ने विदेशों से कितना कमाया और विदेशों ने इंडिया से कितना कमाया। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये समझा कि डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होती है। डोमेस्टिक बाउंड्री और साथ में यहां पे जो नेशनल वर्ड यूज किया गया है, इस नेशनल वर्ड का क्या मतलब होता है हमने ये भी समझा। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो जी का मतलब, डी का मतलब, ये सब भी हमने समझा। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, और उत्पाद को हमने बोला था अंतिम उत्पाद। ठीक है, अब अंतिम उत्पाद शायद मैंने नहीं समझाया। अगर आप लोग को पहले से ही समझ में आता है कि हाँ उत्पाद और अंतिम उत्पाद में क्या होता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और अगर नहीं आता है तो भी कमेंट में आप लोग ये बात जरूर लिख देना कि सर हमको ये नहीं आता, फिर आप लोग को ये अभी अंतिम उत्पाद भी समझा देंगे। और अभी मेरे दोस्त ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें भी आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे मैंने अभी आप लोग को ये भी नहीं बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नहीं बताया ना, तो इसको भी हम अगले क्लास में समझेंगे। अभी इससे रिलेटेड बहुत ढेरों सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, हमको सब चीजें एकदम बारीकी से समझनी है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, और उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास में आज मजा आया होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। और रही बात पीपीटी की, तो आप लोग को पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में जब जाओगे तो आप लोग को पीपीटी ये मिल जाएगा। पीडीएफ देखो यहाँ पे मैंने पीडीएफ बना रखा है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये मैंने कर लिया सेव आप लोगों के लिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी ना। क्लास जीडीपी, एक मिनट मेरे दोस्त, क्या हो गया ये जीडीपी, अरे भाई मैं अपना नाम लिख दूँ जी, गुस्सा तो नहीं ना हो गया आप लोग। चलो अपने नाम को रिस्पेक्ट देना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, तो आप लोग को ये पूरा इसका भी पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।